बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम फिजिक्स का लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो है स्केलर एंड वेक्टर्स। स्केलर्स और वेक्टर्स को डिस्क्राइब करने से पहले, इन फिजिक्स वी आर फेमिलियर विद वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज। हम फिजिक्स के अंदर बेशतर जो तीव्र मिकदारें होती हैं उनके साथ हम फेमिलियर हैं, उनसे वाक़िफ़ हैं। Some of them require only magnitude, means numerical values for their description, and other requires magnitude as well as direction for a complete description. Here we have two types of physical quantities. पहली जो है हमारे पास, उसको हम स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज का नाम दे देते हैं, और दूसरी को हम वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज या वेक्टर्स का नाम दे देते हैं। तो स्केलर्स हमारे पास कौन सी होती हैं? पहली टाइप आती है हमारे पास स्केलर क्वांटिटीज, और स्केलर क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनको डिस्क्राइब करने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड दरकार होता है। इसकी डेफिनेशन हम लिख लेते हैं। ए स्केलर इज अ फिजिकल क्वांटिटी which has only magnitude मैग्नीट्यूड क्या था हमारे पास? न्यूमेरिकल वैल्यूज। ये हमारे पास स्केलर की डेफिनेशन होगी। स्केलर क्या होता है? स्केलर इज अ फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हैज ओनली मैग्नीट्यूड आई न्यूमेरिकल वैल्यूज। अब हम इसको एक और तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं। द फिजिकल क्वांटिटी व्हिच इज कंप्लीटली स्पेसिफाइड बाय मैग्नीट्यूड। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसको मुकम्मल तौर पर डिस्क्राइब किया जा सकता है सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की मदद से, हम उसको क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटी। और it is important to note that 2 kg is magnitude but 2 is not। कहता है जो होती है हमारे पास स्केलर क्वांटिटीज, उसको डिस्क्राइब करने के लिए तो हमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड यानी अददी कीमत की जरूरत होती है। लेकिन उसने कहा है कि जो हमारे पास 2 kg अगर एक क्वांटिटी है, यानी वो हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है 2 kg, यानी 2 किलो वजन है, वो तो हमारे पास क्या होगी? स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन ओनली 2 इज नॉट ए स्केलर, यानी सिर्फ 2 हमारे पास क्या है? ये तो नंबर है, ये स्केलर क्वांटिटी नहीं है। thus the magnitude means number with proper unit, how much or how big part। तो हम क्या कहते हैं कि हमारे पास जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है? नंबर विद प्रॉपर यूनिट। हमारे पास कोई नंबर खास यूनिट के साथ, यानी कितनी कोई चीज बड़ी है साइज के लिहाज से, कितनी वजनी है, और इसी तरह डिफरेंट जो पैरामीटर्स हैं उसके साथ अगर हम किसी भी क्वांटिटी को डिस्क्राइब करेंगे जिसकी डायरेक्शन ना हो, तो वो हमारे पास स्केलर क्वांटिटी आएगी। सच एज mass of object is 2 kilogram and its length is 1.2 meter। In other words, the value of scalar is called magnitude। और दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास किसी भी मैस या बॉडी का जो वेट है या मैस, किसी भी बॉडी का मैस है जो वो 2 kg है और उसकी लेंथ क्या है? 1.2 मीटर है। In other words, the value of scalar is called magnitude। और दूसरे अल्फाज में जो स्केलर की जो कदर यानी वैल्यू होती है उसको हम उसका मैग्नीट्यूड कहते हैं। स्केलर क्वांटिटीज कैन बी एडेड, सब्ट्रैक्टेड एंड डिवाइडेड बाय लॉज ऑफ अरिथमेटिक एप्लीकेबल टू नेचुरल नंबर्स। यानी कहता है जो स्केलर क्वांटिटीज होती हैं हमारे पास, हम उनको एक दूसरे के अंदर ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, उसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और डिवाइड भी कर सकते हैं सिंपल अरिथमेटिक लॉज के तहत। किस तरह? फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वेसल है,
एक बर्तन है, हमने उसके अंदर 2 लीटर वाटर, तो हमारे पास वाटर का कितना है 2 लीटर वाटर ऐड किया। फॉर एग्जांपल हमने इसके अंदर 2 लीटर वाटर ऐड किया और थोड़ी देर के बाद हमने उसके अंदर 1 लीटर वाटर और ऐड कर दिया। पहले कितना था 2 लीटर ऐड किया और थोड़ी देर के बाद 1 लीटर और ऐड कर दिया। तो हम इसको यानी ये दोनों स्केलर क्वांटिटीज हैं तो हम इनको ऐड कर सकते हैं। तो हमारे पास इसका यानी ऐड करने के बाद हमारे पास टोटल कितना आ जाएगा, टोटल 2 लीटर प्लस लीटर विच इज इक्वल टू 3 लीटर, यानी वेसल के अंदर टोटल वाटर कितना होगा 2 लीटर प्लस लीटर विच इज इक्वल टू 3 लीटर। इसी तरह अगर हम इसको मल्टीप्लाई करना चाहें यानी स्केलर्स को मल्टीप्लाई किस तरह कर सकते हैं, तो हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास इसी तरह की वेसल में सबके अंदर इसके अंदर भी 2 लीटर वाटर है, ये वेसल है सेम, इसके अंदर भी हमारे पास 2 लीटर वाटर है और एक और हमारे पास है इसके अंदर भी 2 लीटर वाटर है। अब हमें पता है कि ये 2 लीटर और 2 लीटर, अगर हम इसको ऐड करते हैं 2 लीटर प्लस 2 लीटर प्लस 2 लीटर, टोटल वाटर हमारे पास आ गया 6 लीटर। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर क्या करेंगे, एक को ले लेते हैं, ये हमारे पास इसका 2 लीटर हो गया, तो इसका नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है, स्केलर नंबर के सिंपल नंबर के साथ। तो क्या हमारे पास कितने 3 है टोटल वेसल, तो 2 लीटर को मल्टीप्लाई 3 करें, 2L मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 6L। अगर ऐड करते हैं तो फिर भी हमारे पास क्या जाता है 2L प्लस 2L प्लस 2L विच इज इक्वल टू 6L। और इसी तरह हम डिवाइड और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। किस तरह, फॉर एग्जांपल अब सब्ट्रैक्ट करते हैं हम, तो सबसे पहले हम करेंगे ये सब्ट्रैक्ट के लिए एक वेसल है हमारे पास, उसमें हम सपोज करते हैं हमारे पास 3 लीटर वाटर मौजूद है और उसके बाद हम करते हैं कि 1 लीटर इससे वाटर रिमूव कर देते हैं, तो क्या होगा 3 लीटर माइनस लीटर विच इज इक्वल टू 2 लीटर। इसी तरह हम जो स्केलर क्वांटिटीज होती हैं उनको एक दूसरे के साथ डिवाइड भी कर सकते हैं, उसके एग्जांपल में आगे आपको बताऊंगा। एग्जांपल ऑफ स्केलर्स आर स्पीड, डिस्टेंस, एनर्जी, मास, वॉल्यूम, पावर, टेंपरेचर, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल करंट एंड हीट एक्सेट्रा। अब जो हमारे पास स्केलर क्वांटिटीज होती हैं ये ऐसी क्वांटिटी होती हैं जो कि जिनको डिस्क्राइब करने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, डायरेक्शन की नहीं होती। अगर दो स्केलर क्वांटिटीज हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो आंसर फिर भी क्या होगा, स्केलर होगा। अगर उनको आपस में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या होगा, स्केलर ही होगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास स्पीड है तो स्पीड की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड, यानी डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। हमारे पास डिस्टेंस है वो भी स्केलर क्वांटिटी है और टाइम भी क्या है, स्केलर। अब दोनों को हम डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि हमारे पास 10 मीटर डिस्टेंस हो गया, ठीक है, इसको डायरेक्शन नहीं देनी क्योंकि डायरेक्शन वेक्टर क्वांटिटी की होती है। हमारे पास डिस्टेंस है, एक लाइन सेगमेंट है, उसका डिस्टेंस कितना है 10 मीटर है। अगर हमने उसको 2 सेकंड्स में वो डिस्टेंस कवर किया है तो हमारे पास जो स्पीड होगी वो किससे डिपेंड होगी, डिस्टेंस को हम डिवाइड कर देंगे टाइम के ऊपर, तो हमारे पास डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम होती है स्पीड। तो डिस्टेंस हमारे पास 10 मीटर था और टाइम हमने 2 सेकंड लिया इसको कवर करने के लिए 2 सेकंड, तो हमारे पास 2 1 2 और 2 5 10। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, स्पीड जो होगी उसकी स्पीड को हम v से लिखते हैं तो v 5 मीटर डिवाइडेड बाय सेकंड तो आ जाएगी 5 मीटर, और सेकंड की क्योंकि नीचे अगर पावर 1 है तो हम पावर के ऊपर जब लेते हैं तो उसकी पावर -1 हो जाएगी। अब इसके बाद हमारे पास जो दूसरी क्वांटिटी आती है वो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, या वेक्टर्स हमारे पास क्या होते हैं। अब दूसरी जो हमारे पास है वो क्या है, पहली क्वांटिटी
क्वांटिटी को हमने डिस्क्राइब कर लिया स्केलर्स को, अब हमारे पास वेक्टर्स। तो वेक्टर्स को हम डिफाइन किस तरह करते हैं, उसकी तारीफ किस तरह, those physical quantities which require both magnitude and direction for their complete description। ऐसी तिब्बी मिक़दारें जिनको मुकम्मल तौर पर बयान करने के लिए हमें both यानी दोनों मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन का होना भी लाजमी है, ऐसी क्वांटिटीज को हम क्या कहते हैं, ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसको हम लिखते हैं those physical quantities which require both magnitude and direction for their complete description called vectors। अब इसको एक बार रिपीट कर देता हूँ, those physical quantities which require both magnitude and direction for their complete description called vector quantities are vectors। यानी ऐसी तिब्बी मिक़दारें जिनको मुकम्मल तौर पर बयान करने के लिए हमें दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, एक मैग्नीट्यूड मतलब न्यूमेरिकल वैल्यूज, इससे पहले स्केलर्स में हमने मैग्नीट्यूड के बारे में पढ़ लिया है, और दूसरी डायरेक्शन यानी समत। न्यूमेरिकल वैल्यूज के साथ साथ अगर किसी चीज़ की डायरेक्शन भी गिवन है तो वो क्वांटिटी हमारे पास फिर कौन सी होगी, वेक्टर क्वांटिटी। और अगर डायरेक्शन नहीं है तो हम उसको वेक्टर क्वांटिटी नहीं कह सकते। यानी वेक्टर के लिए दो शर्तों का होना लाजमी है, मैग्नीट्यूड तो होगी और उसके साथ साथ उसकी डायरेक्शन का होना भी लाजमी है। अगर डायरेक्शन है और मैग्नीट्यूड भी है तो हमारे पास क्वांटिटी वेक्टर होगी, अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड है डायरेक्शन नहीं है तो हमारे पास चीज़ क्या होगी है, स्केलर होगी, वो वेक्टर नहीं होगी। When we studying various quantities, some of them with magnitude needs direction as well. For example, if your father tells you to move 5 steps, you will not be able to obey father's instruction because confusion about the direction of motion. For complete understanding of your father's instruction, he needs to say move 5 steps towards north etc. मिसाल वो इस तरह देता है कि अगर आपके वालिद मोहतरम आपको इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आपने 5 कदम मूव करना है, आपके वालिद मोहतरम आपको हुक्म देते हैं कि आपने 5 कदम मूव करना है, आप कंफ्यूज होकर खड़े हो जाएंगे क्योंकि आपको ये तो नहीं पता, आपके वालिद साहब ने तो सिर्फ इतना कहा है कि आपने 5 कदम मूव करना है। वो तो मल्टी डायरेक्शन हो सकती है, उस पॉइंट से कौन सी जानब जाना ये तो नहीं बताया। अब आपकी कंफ्यूजन कब खत्म होगी, आपकी जो कंफ्यूजन है खत्म तब होगी जब आपके वालिद साहब इस तरह का जुमला अल्फाज कर इस्तेमाल करेंगे कि मूव 5 स्टेप्स टुवर्ड्स नॉर्थ और ईस्ट वेस्ट साउथ। यानी आपको अगर कहेंगे कि आपने 5 कदम मूव करना है टुवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ की जानब तक जब कहेंगे तो आप मूव कर देंगे, अगर आपको वो साउथ का कहते हैं तब भी आप मूव कर देंगे 5 कदम, अगर आपको ईस्ट का कहते हैं तो तब भी आपके अंदर कोई कंफ्यूजन मौजूद नहीं है, इसी तरह वेस्ट के अंदर भी कंफ्यूजन मौजूद नहीं है। फॉर एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज स्पेशल अरिथमेटिक रूल्स आर रिक्वायर्ड। क्या कहता है कि हमारे पास जो वेक्टर क्वांटिटीज हैं उनको ऐड अप करने के लिए, उनको सब्ट्रैक्ट करने के लिए और मल्टीप्लाई करने के लिए स्पेशल रूल्स ऑफ अरिथमेटिक मैथमेटिक्स के उसमें स्पेशल रूल्स का इस्तेमाल होता है। कौन से होते हैं? Some example of vector quantities are force, acceleration and displacement. Vector can be represented symbolically as well as graphically.
यानी अगर हमने दो क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करना है तो कौन सी उसमें शर्त को ऐड करना है तो कौन सी शर्त होनी चाहिए वेक्टर क्वांटिटीज को, और इसी तरह सब्ट्रैक्ट करना तो कौन सी शर्त होनी लाजमी है। तो बुक के अंदर तो नहीं लिखा हुआ, लेकिन मैं आपको इनकी एग्जांपल दे देता हूँ। एडिशन में क्या चीज रिक्वायर है, सब्ट्रैक्शन में क्या चीज रिक्वायर है, और उसके साथ साथ मल्टीप्लिकेशन में। देखें जब एडिशन की बात आती है दो वेक्टर्स को हमने ऐड करना है, तो वेक्टर हमारे पास ऐसी क्वांटिटी होती है जिसको मुकम्मल तौर पर बयान करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी दरकार होती है। फॉर एग्जांपल हम 5 मीटर डिस्टेंस को कंसीडर करते हैं। वी हैव 5 मीटर डिस्टेंस। अब हमने डायरेक्शन भी इसकी स्पेसिफिक कर दी, ईस्ट टू वेस्ट। अब अगर हमारे पास एक और वेक्टर को सेम इसी तरह का यानी उसकी डायरेक्शन ईस्ट से वेस्ट हो, तो हम क्या करेंगे, प्लस अगर ये क्या देते हैं ये वेक्टर कर लेते हैं जिसकी 3 मीटर मैग्नीट्यूड है, लेकिन ये भी ईस्ट से वेस्ट है। अगर हम इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करेंगे, फॉर एग्जांपल इसको हमने वेक्टर ए का नाम दे दिया और इसको वेक्टर बी का नाम दे दिया। एडिशन ऑफ वेक्टर्स यानी ये स्पेशल रूल के तहत होगी। अगर डायरेक्शन का इसमें खास ख्याल रखा जाएगा, अगर डायरेक्शन पहले वेक्टर और दूसरे की सेम है तो हम क्या करेंगे, इसमें सिंपल ही ऐड कर देंगे। तो ये चूंकि दोनों की इससे वेस्ट है तो हम सिंपल ही ऐड कर देंगे। तो a प्लस बी हमारे पास किसके बराबर हो गया, 5 मीटर प्लस 8 मीटर, तो हमारे पास 8 मीटर आंसर आ गया। और जो वेक्टर होगा वो ये होगा 8 मीटर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। इसी तरह अब हम देखते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। हम सब्ट्रैक्शन की भी यही क्या नाम है एग्जांपल ले लेते हैं। अब देखते हैं इसमें होता क्या। ये क्या है, 5 मीटर ईस्ट से वेस्ट, स्पेसिफिक डायरेक्शन भी होगी और मैग्नीट्यूड भी हो गया। अब प्लस, अब हम इसकी डायरेक्शन को इन्वर्ट कर देते हैं, इसको 3 मीटर कर लेते हैं और ये वेस्ट से स्टार्ट हो रही है और ईस्ट पे खत्म हो रही है। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास वेक्टर्स में अगर हम एक ही लाइन से इस सबको डिस्क्राइब करें तो ये होगा इस तरह कि हम पहले 5 मीटर आगे की तरफ जाएंगे और 3 मीटर दोबारा वापस आ जाएंगे। इतना जो डिस्टेंस होगा हमारे पास वो कैंसिल आउट हो जाएगा और पीछे जो बचेगा वो हमारे पास 2 मीटर बचेगा। किस तरह, अब हम इसको देखते हैं, ए वेक्टर और बी को, इसको सब्ट्रैक्ट किस तरह करते हैं। इसका सिंपली रिजल्टेंट वेक्टर आर इक्वल टू ए प्लस इनटू, चूंकि बी है तो हमारे पास उसकी डायरेक्शन क्या है, बी ए कर लेते हैं डायरेक्ट। अगर इस डायरेक्शन में हमारे पास इसका 5 मीटर मैग्नीट्यूड है तो इस डायरेक्शन में हमारे पास ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, इसका साइन इन्वर्ट हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, r इज इक्वल टू ए प्लस इंटू ए की जगह 5 लिख दें, 5 मीटर प्लस इंटू -3 मीटर। अब इसको हम इस तरह भी तो लिख सकते हैं, माइनस का साइन बाहर ले आए तो क्या होगा, r इज इक्वल टू 5 मीटर माइनस इंटू 3 मीटर विच इज इक्वल टू 2 मीटर। अब a माइनस b यानी एक वेक्टर से दूसरे को हमने माइनस कर दिया है, माइनस, क्योंकि b का मैग्नीट्यूड क्या था, -3 था। अब a माइनस इंटू माइनस बी हो गया। लेकिन हमारे पास हुआ क्या, क्योंकि हमने इस वेक्टर को पहले ड्रा किया है 5 मीटर, इसकी लेंथ ली है। अब एक और वेक्टर लिया, इसमें से मतलब 3 मीटर काट लिया, तो 5 में से 3 अगर हमने काट लिया दोबारा तो हमारे पास जो रिजल्टेंट बचेगा वो तो सिर्फ 2 मीटर ही बचेगा। और वेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय 2 वेज। हम वेक्टर्स को 2 तरीकों से लिख सकते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर लिख लेते हैं तो हमारे पास 2 तरीके हैं, एक सिंबॉलिकली सिंबॉलिक
रिप्रेजेंटेशन और दूसरी है हमारे पास ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन। वेक्टर्स को यानी ड्रा करने के लिए या रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास दो टाइप्स हैं, एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है और दूसरी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। सिंबॉलिक में हम अगर गौर करें तो वर्ड पहला इतने इसके ऊपर गौर करें तो ये क्या हुआ, सिंबल। सिंबल मतलब अलामत। अब हम इस चीज से तो हमें क्लियर हो जाता है कि वेक्टर को अलामत के लिहाज से किस तरह बयान किया जाता है। और ग्राफिकल में से हम अगर इसको पार्ट्स इसके पहले वर्ड को ले लें तो हमारे पास ग्राफ आ जाता है, यानी हम ग्राफ की सूरत में वेक्टर को किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इससे हमारे पास दो क्लियर कट डिफरेंस आ गए। सबसे पहले यदि हम अगर वेक्टर को सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि कौन से सिंबल के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और दूसरा जो हमारे पास ग्राफिक है तो उसका मतलब है हम उसको ग्राफ यानी 3 एक्सिस टू यानी इसको 2 एक्सिस या 3 एक्सिस के अंदर किस तरह डिस्क्राइब कर सकते हैं वो हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में करेंगे। और सिंबॉलिक मतलब इसको मैथमेटिकली लिखते हैं तो इसको इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। सिंबॉलिक में अगर हम देखते हैं तो क्या होता है हमारे पास, symbolically a vector is represented by a letter with an arrowhead above or below the word face। symbolically हम सबसे पहले वेक्टर को जो रिप्रेजेंट करते हैं एक लेटर लिखते हैं और उसके ऊपर या नीचे क्या करते हैं हम एरोहेड लगा देते हैं तो वो हमारे पास वेक्टर्स की रिप्रेजेंटेशन है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कैपिटल ए वेक्टर है तो हम ए लिखेंगे और इसके ऊपर वेक्टर हेड। और इसी तरह हम इसके नीचे भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ए है तो हम ए के नीचे भी अगर हेड देंगे डालेंगे तो भी हमारे पास ये क्या चीज है, ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है। दिस सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर ए इज वेक्टर ए के ऊपर हमने क्या कर दिया, एरो हेड डाल दिया या वेक्टर ए के नीचे एरो हेड डाल दिया। ये एक ही चीज है। अगर ऊपर भी डालेंगे या नीचे डालेंगे तो हम मैथमेटिकली या सिंबॉलिकली वेक्टर को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वी विल यूज ए वेक्टर इन आवर टेक्स्ट। और दूसरा सिंबॉलिकली हम किस तरह करते हैं, वेक्टर को बोल्ड लेटर के साथ लिखकर भी हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ए वेक्टर क्वांटिटी है तो हम उसको एरो हेड के बगैर लिखें तो हम लिखेंगे ए लिखेंगे और उसको यानी बोल्ड करके लिखेंगे, मोटा करके लिखेंगे तो ये हमारे पास ए क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी है। ए वेक्टर कंसिस्ट ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। देयरफॉर क्योंकि हमारे पास जो वेक्टर होता है वो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन के ऊपर भी मुश्तमिल होता है तो हम वेक्टर को मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की सूरत में किस तरह लिख सकते हैं। वेक्टर कंसिस्ट ऑफ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, सो वेक्टर कैन बी रिटन एज। वेक्टर को तो मैंने बताया आगे के एक वर्ड लेना उसके ऊपर एरो हेड डाल देना। अब इसका मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसको हमने यानी थिन करके लिखा या सिंपल इसके ऊपर एरो हेड नहीं लिखी तो ये हमारे पास उसका मैग्नीट्यूड हो गया। और दूसरा उसकी डायरेक्शन और उसको हम क्या लिखेंगे, ए के ऊपर हेड डाल देंगे। ए हेड इज इक्वल टू ए वेक्टर वेयर ए हेड इज यूनिट वेक्टर व्हिच इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ वेक्टर। और हमारे पास जो ए हेड है वो यूनिट वेक्टर है और यूनिट वेक्टर का काम क्या होता है, ऐसा वेक्टर होता है इसकी जो मैग्नीट्यूड होती है हमारे पास 1 होती है और ये सिर्फ और सिर्फ किसी भी वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है उसको स्पेसिफाई करने के लिए इस्तेमाल होता है। अब इसके बाद आप आ जाते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो हमारे पास टाइप 2 है। सिंबॉलिकली होगी। अब ग्राफिकली देखते हैं कि हमारे पास क्या होती है। ग्राफिकली ए वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय ए लाइन विद एन एरो हेड। अब
ग्राफिकली हम अगर किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं तो क्या करते हैं, एक लाइन ड्रा करते हैं रिप्रेजेंटेड बाय ए लाइन विद एन एरो हेड, और उसके एंड पे हम क्या कर देते हैं, एरो हेड ड्रा कर देते हैं, तो ये हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी होगी। The magnitude of vector is represented by length of line segment। अगर इस वेक्टर का हमें कोई पूछे का मैग्नीट्यूड कितना, तो इसकी जो लेंथ है हमारे पास फॉर एग्जांपल 10 मीटर है, तो इसकी जो मैग्नीट्यूड है हमारे पास उसको हम क्या कह देंगे, इसकी लेंथ है वेक्टर की लाइन की, इसको हम उसका मैग्नीट्यूड कर देंगे, और एरो हेड उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। The direction of vector can either be represented by with respect to north, east, west, south और कोऑर्डिनेट एक्सिस। जो हमारे पास वेक्टर्स होते हैं उनकी जो डायरेक्शन है हम उसको ईस्ट की जानब, अगर कहते हैं हमारे पास वेक्टर ईस्ट की जानब मूव कर रहा है तो वो भी डायरेक्शन होगी, या साउथ भी डायरेक्शन है स्पेसिफिक, वेस्ट और ईस्ट। इसी तरह हम कोऑर्डिनेट एक्सिस के अंदर भी कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन रख लेते हैं तो वो हमारे पास उस वेक्टर की डायरेक्शन हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हमारे पास ग्राफिकल को लिखने का तरीका क्या है, सबसे पहले हमें करना है ड्रा नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ और कोऑर्डिनेट सिस्टम। वेक्टर को अगर हमने ड्रा करना है तो हमारे पास हमें पता है कि ये हमारे पास पॉइंट है, इस साइड जाएंगे तो क्या होगा, हमारे पास वेस्ट है, तो इसकी अपोजिट साइड पे ईस्ट हो गया। अब ऊपर की जानब अगर हमने साउथ रख लिया तो नीचे की जानब नॉर्थ हो गया। ये हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गई है। अगर हम कोऑर्डिनेट एक्सिस का लें तो हम कोऑर्डिनेट एक्सिस हमारे पास क्या होते हैं, एक्स प्राइम, वाई और वाई प्राइम। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस हमारे पास क्या होते हैं, हमने इसको एक्स का नाम दिया तो इसको एक्स प्राइम का नाम दे दिया, इसको y का नाम दिया और इसको y प्राइम का, और एरो हेड के साथ हमने सबको रिप्रेजेंट कर देना। यानी ये ओरिजिन है हमारे पास, इसके ऊपर हमारे पास ना x एक्सिस पे कोई डिस्टेंस है, ना y एक्सिस पे है, और ना ही x प्राइम और ना y प्राइम। और इसी तरह हमारे पास अगर वेस्ट, साउथ, नॉर्थ और ईस्ट ले लेते हैं तो फिर भी हमारे पास ये जो पॉइंट है ना ये ईस्ट की जानब है, ना ही इसके ऊपर ईस्ट का कंपोनेंट भी नहीं है, वेस्ट का कंपोनेंट भी जीरो है, साउथ का कंपोनेंट भी जीरो है, और इसी तरह नॉर्थ का कंपोनेंट भी इस पॉइंट के ऊपर जीरो है। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस हमारे पास क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस बनते इस तरह हैं, इफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस, अगर हमारे पास दो बाहमी यानी 90 का एंगल बनाने वाली लाइंस हों, इंटरसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को मुनक़ता करें। अगर दो ऐसी लाइंस जो एक दूसरे के साथ 90 के एंगल पे हैं और एक दूसरे को मुनक़ता करें, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज कॉल्ड ओरिजिन। जो उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा उसको हम ओरिजिन का नाम देंगे, और द सिस्टम इज नोन एज कोऑर्डिनेट सिस्टम, और इस जो सिस्टम होगा उसको हम कोऑर्डिनेट सिस्टम का नाम देंगे। जिस पॉइंट के ऊपर ये लाइनें दो, एक हॉरिजॉन्टल लाइन जिसको हमने एक्स एक्सिस का नाम दिया है और एक वर्टिकल लाइन जिसको हमने वाई एक्सिस का नाम दिया है, इस जिस पॉइंट के ऊपर ये एक दूसरे के साथ मीट करेंगे, इस पर एक्स और वाई के कंपोनेंट क्या होंगे, क्योंकि हमारे पास इसमें ना एक्स एक्सिस की जानब में डिस्टेंस कवर है ना ही वाई एक्सिस, तो हम इसके कोऑर्डिनेट्स अगर लिखेंगे o * 0 व 0 या 0, 0 हम कह सकते हैं। अगर हम इस लाइन से फॉर एग्जांपल इधर मूव किए y एक्सिस के ऊपर, तो इसका डिस्टेंस क्या है 0, क्योंकि हमने ओरिजिन से ऊपर गए ही नहीं। x एक्सिस पे सम डिस्टेंस है, हम कंसीडर कर लेते हैं x, तो इसको पॉइंट अगर a का नाम दिया हुआ है तो हमारे पास क्या होगा, a के कोऑर्डिनेट x एक्सिस में इसने x डिस्टेंस कवर किया और y एक्सिस में 0, तो हमारे पास इसके कोऑर्डिनेट्स ये होंगे। इसी तरह अगर हम y एक्सिस में कंसीडर करते हैं, हमारे पास उसने इतना डिस्टेंस कवर किया है। अब देखते हैं, क्योंकि ये पॉइंट ओरिजिन है, इधर x की वैल्यू 0 है, इसके राइट साइड पे जाएंगे तो हमारे पास x की वैल्यूज इंक्रीज होगी, क्योंकि हम राइट की साइड तो गए थोड़ी सीधा ही ऊपर की जानब गए, तो हमारे पास b के कोऑर्डिनेट क्या होंगे 0 और y। अगर हम x के साथ साथ y एक्सिस में भी डिस्टेंस कवर करते हैं, हम ऐसा वेक्टर ड्रा करते हैं कि जिसने ये फॉर एग्जांपल, तो
अब हमने इनके सेंटर में से एक वेक्टर को पास किया है, y एक्सिस पे y डिस्टेंस, x एक्सिस पे x। अब हम करेंगे क्या, इसकी प्रोजेक्शन ड्रा कर लेंगे, यानी y एक्सिस पे ये भी y है, चूंकि मैंने बताया कि अगर दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो तो वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। y ये इधर भी नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, इधर भी नीचे की से ऊपर की तरफ, और दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो इसको y का नाम दिया तो इसको भी y का नाम दे सकते हैं। इसी तरह ये भी लेफ्ट टू राइट जा रहा और ये भी लेफ्ट टू राइट जा रहा, तो इसको अगर x का नाम दिया हुआ तो इसको भी x का नाम दे देते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो पॉइंट है हमारे पास अगर P है तो हम क्या कहेंगे, ग्राफिकली इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, x एक्सिस पे x डिस्टेंस कवर किया और y एक्सिस के ऊपर y डिस्टेंस। सो हमारे पास ग्राफिकली ये वैल्यू होगी P ऑफ x y। आज के लिए इतने काफी है।